कौन सा पेपर होता है बेटा? वो आपका एक फिल्टर पेपर होता है। यहाँ पे कोई भी हम नॉर्मल कोई भी ऑर्डिनरी पेपर नहीं लेना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये भी होगी, लेकिन इसमें पेपर का यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें किसका यूज करना है मैम? दिस इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी अपनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में न्यू यूनिट शुरू कर चुके थे और उस न्यू यूनिट में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिकली हम स्टडी क्यों करते हैं, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बता दी थी और आज हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म हो जाने वाला है। तो जितने भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो। आपको यहाँ पर मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का फ्री क्लासेस एज वेल एज फ्री वीडियोस के साथ साथ आपको क्या रिसीव होगा? हमें फ्री हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। यस, तो जितने भी टीचर्स आएंगे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको उन सभी टॉपिक्स के फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जहां पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंटिन्यूअसली नोट्स डाले जा रहे हैं। आप उनको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हमारा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में टॉपिक रहने वाला है बेटा दैट इज पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज के क्लास में हम तीनों इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने खत्म करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों टॉपिक से बेटा सवाल 100% आपको मिलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे शॉर्ट नोट्स भी मांगे जा सकते हैं, साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कंबाइंड फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा कि इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है मैं बता देती हूँ, मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो प्रिंसिपल हमने बहुत डिटेल में समझ लिया था। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो समझा था। मोबिलिटी और मोबिलिटी को अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स के बारे में जानकारी ले ली थी। इसके अलावा हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या एप्लीकेशन है। एक और हमने टॉपिक समझा था छोटा सा, दैट वाज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे में लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था। इन सभी से आपके सवाल बनेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जरूर से डाउनलोड कर लेना। आज के क्लास में हम पेपर, जेल, कैपिलरी तीनों इलेक्ट्रोफोरेसिस एकदम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं और इसी लेक्चर के साथ साथ आपका पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस जितना आपके सिलेबस में है सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा। दैट इज इट फॉर योर सिलेबस। चलो भाई, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है बेटा? हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज गोइंग टू बी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके जी, तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है मैम? हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है मैम, समझिए। यहाँ पर ना एक तरीके का पेपर लिया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे माइग्रेशन ऑफ आयंस होता है, राइट। लेकिन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता है आपको एक पेपर लिया जाता है। कौन सा पेपर होता है बेटा? वो आपका एक फिल्टर पेपर होता है। यहाँ पे कोई भी हम नॉर्मल कोई भी ऑर्डिनरी पेपर नहीं लेना है। जब जब हम बात करेंगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्या लेना पड़ेगा? एक ऑर्डिनरी ना लेके एक फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा। फिर उस फिल्टर पेपर तो हमने ले लिया, फिर क्या करना है मैम? उस फिल्टर पेपर पे हमें स्पॉटिंग करनी पड़ेगी। एक आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जिस तरीके से प्रोसीजर होगा सेम टू सेम इसका प्रोसीजर पेपर क्रोमेटोग्राफी के जैसा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी हमें एक फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होती थी, यहाँ पे भी बेटा हमें एक फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो, मैं आपके कुछ पॉइंट्स लिखने जा रही हूँ। जो भी मैं पॉइंट्स लिखूंगी उनको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में सेम ऐसा प्रेजेंटेशन लिख के आनी पड़ेगी। चलिए, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैम सबसे पहला बता दीजिए। तो सबसे पहली चीज, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस अ फिल्टर पेपर इज यूज्ड, है ना। वन बाय वन हम सारे पॉइंटर्स लिख लेते हैं पहले। तो इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस
अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस बच्चे को भी डाउट हो बेटा वो लास्ट वाला आप लोग लेक्चर जरूर देखना, वहां पे मैंने इन सारे टर्म्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस अ फिल्टर पेपर इज यूज्ड। किसका यूज किया जाता है यहाँ पर मैम? इस टाइप के एनालिसिस में आप फिल्टर पेपर का बेसिकली यूज करने वाले हो। और कौन सा फिल्टर पेपर? दिस फिल्टर पेपर इज हैविंग एडसॉर्बिंग कैपेसिटी। ये फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर पेपर होगा बेटा जिसमें एडसॉर्बिंग कैपेसिटी होगी। याद करो क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको बताया था एडसॉर्प्शन क्या होता है। अगर सरफेस पे ही आ रहा है कोई चीज, अंदर तक प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा है, अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, सरफेस तक ही कोई फिनोमेना है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन। तो इस पेपर में कैसी क्वालिटीज होती है मैम? हम लिख सकते हैं कि फिल्टर पेपर हैविंग एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी होती है इसके पास मैम? इट इज हैविंग एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी। यानी इसका काम क्या होता है मैम? इसका काम होता है बेसिकली एब्जॉर्ब करना एंड यूनिफॉर्म पोर साइज। इसमें पोर साइजेस का क्या सीन होगा मैम? यहाँ पर यूनिफॉर्म पोर साइज ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें जो पोर्स होंगे वो छोटे बड़े हों, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा फिल्टर पेपर होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसीलिए मैंने कोई भी ऑर्डिनरी पेपर नहीं लिया, क्योंकि ऑर्डिनरी पेपर में वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है जो फिल्टर पेपर में होती है। फिल्टर पेपर में आपका जो पोर साइज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान रूप से। उसके अलावा जो आपका फिल्टर पेपर होगा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडसॉर्बिंग कैपेसिटी वाला होगा, यानी कोई भी अगर सॉल्यूशन इस पे डाला जाए तो ये उसको क्या कर लेगा मैम? ये उसको एडसॉर्ब कर लेगा बहुत ही इजीली, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या मुझे बताइए समझ में आए? पोर साइज यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मैम आपके जो पोर साइज होंगे वो कैसे होंगे? पोर साइज मस्ट बी यूनिफॉर्म। फिल्टर पेपर हैविंग एडसॉर्बिंग कैपेसिटी एंड पोर साइज मस्ट बी यूनिफॉर्म। पोर साइजेस कैसे होने चाहिए मैम? पोर साइजेस जो है वो आपके यूनिफॉर्म होने चाहिए एंड ये बिहेव करते हैं बेटा एज अ सपोर्टिंग मीडियम, एंड इट बिहेव्स एज अ सपोर्टिंग मीडियम। ये किस तरीके से बिहेव करते हैं मैम? ये एज अ सपोर्टिंग मीडियम बिहेव करते हैं, है ना जी, राइट। तो ये कैसा बिहेव करेंगे मैम? एज अ सपोर्टिंग मीडियम बिहेव करेंगे। और ये जितना भी बड़ा प्रोसीजर होगा वो सब किसके इन्फ्लुएंस में होगा मैम? ऑल दीज प्रोसीजर विल टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम लिख सकते हैं कि दिस होल फिनोमेना या दिस कंप्लीट फिनोमेना, कुछ भी आप लिख सकते हो यहां पर, टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके एग्जाम में डायरेक्टली आप ये नोट्स लिख सकते हो, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले हैं अगर आप इन नोट्स को लिखोगे। थोड़ा बहुत जो भी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो कर देना, इतना लिखोगे बेटा दिस इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। सो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है मैम? जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है यहाँ पर एक फिल्टर पेपर यूज किया जाता है। ये फिल्टर पेपर जो है वो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी वाला होता है जिसमें यूनिफॉर्म पोर साइज रहता है और ये एक सपोर्टिंग मीडियम के जैसा बिहेव करता है बहुत सारे सोल्यूशंस के लिए। और ये जितना भी हमारा पूरा प्रोसीजर है ये सारा कुछ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तभी तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, नहीं तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ही नहीं होता। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है मैम? ये तो सीधी सी बात है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि आपको यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा। उस फिल्टर पेपर के बीच में जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सब किसके साथ में हो रही होंगी मैम? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रहा होगा। इन्हीं से मिलकर तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं मैम? इन्हीं से मिलकर जो बना, जो फिनोमेना बना उसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया। कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस मैम? इनको हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया, जहां पे हमने एक फिल्टर पेपर का यूज किया। और ये तो हमें याद ही रखना है कि ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा मैम? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही ये पूरा होने वाला है। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया मैम? दिस इज कॉल्ड एज अ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि क्या इतना आपको क्लियर हो गया? क्या यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? पूरा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हुआ? अब अगर क्लियर हुआ तो मैम इस पूरे प्रोसीजर में होता
होता क्या है जरा डिटेल में बताइए। ये पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, आ जाओ समझते हैं। एक एक चीज डिटेल में मैं तुमको बताने वाली हूँ कि पूरे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें समझना क्या है। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर एक स्ट्रिप ली जाती है पेपर की, यानी वही पेपर लिया जाता है जिसको मॉइस्चर में भिगो के हम रखते हैं। तो फिर अब मेरा अगला पॉइंट क्या होगा, हमारा अगला पॉइंट होगा द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के स्ट्रिप का हमें क्या करना है मैम, इसको मॉइस्चर में भिगो के रखना है बफर के साथ, यानी हम लिख देंगे द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज मॉइस्चर्ड विद बफर। यानी मैम थोड़ा सा समझा दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे, आ जाओ समझ लो। ये देखो, ये हमारे पास क्या है मैम, ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें आपका क्या भरा हुआ है मैम, इस बीकर में ना हमारा एक बफर सोल्यूशन भरा हुआ है, राइट। तो इस बीकर में क्या भरा हुआ है मैम, कोई ना कोई बफर सोल्यूशन हमारा भरा हुआ है। अब पता है मैं इस बीकर में क्या रख दे रही हूँ, इस बीकर में मैंने एक पेपर की छोटी सी स्ट्रिप काट के रख दी। तो इस तरीके से जो हमारा पेपर की स्ट्रिप होती है, और कौन से पेपर की मैम, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप। तो यहाँ पर ये चीज मेंशन कर देना कि ये कौन से पेपर की स्ट्रिप है मैम, फिल्टर पेपर की। फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को हमने बफर में मॉइस्चर करके रख दिया है। पहला तो पॉइंट हमारे पास यही हो गया, डन। पहला पॉइंट तो हमारे पास यही हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा मैम, फिर उसके बाद जो हमारा पेपर होता है, इन पेपर के सेंटर में, इनके बीच में सैंपल के छोटे छोटे स्पॉट्स रखे जाते हैं, यानी हम रखेंगे, बोलेंगे the sample is then spotted, the sample is then spotted at the center of the filter paper। है ना जी। क्या किया फिर हमने मैम, उसके बाद बेसिकली सैंपल को स्पॉट किया गया फिल्टर पेपर में, एंड साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, क्या, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड। इस पूरे केस में आपको अप्लाई क्या करना है मैम, इस पूरे केस में हमारा हाई वोल्टेज अप्लाइड होगा। जब तक बेटा हाई वोल्टेज ही अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस ही नहीं होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप चाहे कोई सी भी पढ़ लो, पेपर, जेल, कैपिलरी, अभी मैं पढ़ाऊंगी, सभी में हाई वोल्टेज होना बेटा मैंडेटरी होता है, डन। उसके बाद क्या होगा मैम, उसके बाद जो आपने स्पॉट्स रखे हैं, यानी हम क्या करेंगे मैम, आपने ना बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट्स रखे हुए हैं। फिर धीरे धीरे क्या होंगे मैम, फिर ये जो आपने स्पॉट्स रखे हैं ना, धीरे धीरे इनका माइग्रेशन होना शुरू होगा। धीरे धीरे स्पॉट्स क्या करने लगेंगे, स्पॉट्स बेटा धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू करेंगे। माइग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मूव करना, यानी धीरे धीरे ये जो आपने स्पॉट्स रखे हैं, ये अपने साइज के अकॉर्डिंग माइग्रेट करना शुरू करेंगे। तो हम लिख देते हैं कि द स्पॉट्स विल स्टार्ट माइग्रेशन, the spots will start migration according to their sizes डन। ये हमारी अगली चीज हो गई कि स्पॉट्स ने क्या किया मैम, स्पॉट ने बेसिकली माइग्रेशन करना शुरू कर दिया है साइज के अकॉर्डिंग। और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म हो चुका होगा, देखो क्या मिलेगा, यानी हम लिख सकते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसीजर खत्म हुआ, हमें क्या मिलने वाला है मैम, सेपरेट कंपोनेंट्स कैन बी डिटेक्टेड। अब ये इन लोगों का क्या होगा मैम, ये तो माइग्रेट करने लग जाएंगे, और जैसे जैसे ये माइग्रेट करेंगे पूरा ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग डिटेक्शन हमारा पॉसिबल हो जाएगा। यानी हम बोल देंगे कि आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेट कंपाउंड्स मे बी डिटेक्टेड, द सेपरेट कंपाउंड्स मे बी डिटेक्टेड इजीली, डन। जैसे ही हमारा पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म होगा, हम क्या करेंगे मैम, हम अपना बेसिकली इनको बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। कैसे डिटेक्ट कर लेंगे, जहां तक ये माइग्रेशन करेगा उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कहाँ पे स्टेन हुआ है, उस स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो स्टेनिंग टेक्निक। किस टेक्निक के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे मैम, स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू हम डिटेक्ट करेंगे। जैसे ये माइग्रेट करेंगे, हमें पता चल जाएगी कि कहाँ तक, किस डिस्टेंस तक माइग्रेशन हुआ है, उसको मेजर करके अपनी स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू हम जो हमारे अननोन कंपोनेंट्स हैं उनको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं मैम, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ, एंड इस पूरे प्रोसीजर को पता है क्या कहते हैं, दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ
पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक बार फिर से समझ लो। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हमें एक फिल्टर पेपर लेना पड़ता है। फिल्टर पेपर को बफर के साथ में हम मिक्स करके रखते हैं, यानी इसके साथ में मॉइस्चर करके रख देंगे। जैसे ही हमने फिल्टर पेपर को बफर के साथ में मॉइस्चर करके रखा, क्या हो जाएगा, उसके बाद जो आपका सैंपल है उस सैंपल की आप स्पॉटिंग करो। जैसे कि यहाँ पर हमने सैंपल की स्पॉटिंग करी है, सेंटर पे करनी है बिल्कुल पेपर के। एंड देन हमारे थोड़ी देर बाद क्या होने लगेगा, जैसे जैसे हम ये वाला प्रोसेस आपका होगा, आपके जो स्पॉट है वो धीरे 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 माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे स्पॉट माइग्रेट करना शुरू होंगे, हम अपनी स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं। यहाँ पर डन। इसको क्या कहा जाता है मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपकी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस जगह आपकी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, एक बार जल्दी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको सीरम एनालिसिस करना है तो आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूजफुल फॉर सीरम एनालिसिस। ठीक है जी। सीरम एनालिसिस के बाद जरा बताइए किस चीज के लिए यूजफुल होता है मैम, मसल प्रोटीन्स के लिए, मसल प्रोटीन्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद बताइएगा जरा, मसल प्रोटीन्स के बाद किस चीज के लिए यूजफुल होता है मैम, एग प्रोटीन्स के लिए एटसेट्रा, इन सभी का एनालिसिस किया जा सकता है। एग प्रोटीन्स एटसेट्रा आर एनालाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए मैम, ये हमारे पास कुछ कुछ एप्लीकेशंस हो गए। किसके एप्लीकेशंस हो गए, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कंप्लीट मैंने आपको दिखा दिया है, सारे पॉइंटर्स इसके लिखवा दिए हैं। नाउ जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी अगली इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अगली इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास क्या रहेगी मैम, अगली इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके पास रहने वाली है अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो हम अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये भी होगी, लेकिन इसमें पेपर का यूज नहीं करना है। यहां पर हमें किसका यूज करना है मैम, दिस इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पर क्या यूज होने वाला होगा मैम, यहाँ जेल टाइप का कुछ यूज होने वाला होगा। यानी यहाँ पर वहां पर एज अ सपोर्टिंग मीडियम हम किसका यूज कर रहे थे मैम, आप पेपर का यूज कर रहे थे वहां पे, फिल्टर पेपर का। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड में एज अ सपोर्टिंग मीडियम आप पेपर का यूज ना करके जेल का यूज करोगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इन दिस टेक्नोलॉजी या फिर in this technique gels are used as a supporting medium। हम एज अ सपोर्टिंग मीडियम किसका यूज करने वाले हैं मैम, इस जगह पे आप जेल्स का यूज करने वाले हो एज अ सपोर्टिंग मीडियम। किसके सेपरेशन के लिए, कोई से भी हमारे बायोमोलिक्यूल हो गए, जैसे कि मैम डीएनए का सेपरेशन हो गया, आरएनए का सेपरेशन हो गया, इन सभी सेपरेशन के लिए आप इस टेक्निक का काफी ज्यादा यूज कर सकते हो। तो इन दिस टेक्निक जेल्स आर यूज्ड एज अ सपोर्टिंग मीडियम। हम लिख सकते हैं कि फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए, या ना जितने भी हमारे इस टाइप के लार्जर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन मोलिक्यूल्स हो गया, इन सभी के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं मैम, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किसके लिए किया जाता है मैम, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए। जैसे अगर आपको प्रोटीन का, डीएनए, आरएनए का सेपरेशन करना है, आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एज अ सपोर्टिंग मीडियम जेल्स का यूज किया जाता है, ना कि किसी टाइप के पेपर का। डन। तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी हमारे पास। डन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि हमारे पास इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, याद रखना बेटा, जितने भी बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज होती हैं ऑल इन द वर्ल्ड, अगर जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की लैब में जाओगे या फिर आप में भी गए हो, वहां सबसे ज्यादा जिस टेक्नोलॉजी या जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक चीज मैं हाईलाइट करके लिखवाऊंगी, तुम लोग भी एज इट इज लिख लो कि हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस
ये कैसी टेक्निक है मैम? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है। किस जगह मैम? बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज में, इन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज। तो ये चीजें हमेशा बेटा याद रखिएगा। डन। ये पॉइंट याद रखना, अगर आपके एग्जाम में लिखने को आए तो ये चीज जरूर मेंशन करना, हाईलाइट करना कि जितने भी बायोटेक के लेबोरेटरीज होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जिसका यूज किया जाता है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इसके थ्रू हम कितनी भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आ जाए, आप इजीली सबका सेपरेशन कर सकते हो। तो ये इसका एक तो हाईलाइट हो गया, इसको याद रखिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल पे, यानी मैम इसका प्रिंसिपल किस तरीके से हमारे पास होता है या किस पे बेस्ड ये काम करती है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड ये काम करता है, थोड़ा सा जरा ये बता दीजिए। पहले मैं लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो लिखो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगी। तो जैसे ही आपका एक बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड के बीच में, तो हम लिखेंगे व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं मैम? एनोड और कैथोड्स। यही तो हमारे क्या होते हैं? यही तो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या हो जाएगा मैम? बेसिकली व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ एनी इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक, और याद रखना कि ये इलेक्ट्रोड होंगे किसके मैम? किसी भी इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक के इलेक्ट्रोड होंगे, ऑफ एनी इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक। डन। हमारे पास क्या हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक होता है इसमें भी लिखना है हमें विच कंटेनिंग एरोसोल जेल। इसको हाईलाइट करके आओगे आप लोग। ये जो एरोसोल जेल होता है याद रखना इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि यहां पर कौन सा जेल कंटेन होता है मैम? एरोसोल जेल। एरोसोल जेल के साथ में बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। Aerosol gel and biomolecules are loaded. Aerosol gel and biomolecules are loaded, then they get separated according to their molecular size. अब इसको एक बार बहुत ध्यान से फिर से मैं समझा देती हूं तुम्हें। जैसे ही हमने क्या किया मैम? जैसे ही आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रोड थे, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जैसे ही हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोड थे वो किसके थे मैम? ये इलेक्ट्रोड किसी भी इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक के थे, और उस टैंक में क्या भरा हुआ था? यहाँ पे मैम एरोसोल जेल और बायोमोलिक्यूल्स भरे हुए थे। जैसे ही हमने वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स थे उनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। डन। और ये जो सेपरेशन होगा वो किसके आधार पर होगा मैम? ये जो सेपरेशन होगा ना, ये उन बायोमोलिक्यूल्स के साइज के आधार पर होगा। ये इस प्रिंसिपल पे पूरा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड होता है। और इस इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में कौन सा जेल पाया जाता है मैम? यहाँ पाया जाता है एरोसोल जेल। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनते हैं, और इसी के नाम पे इसको क्या बोला जाता है मैम? इसी के नाम पे हमारे इस टेक्निक को बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जिसमें हमारा एरोसोल जेल पाया जाता है कहाँ पे मैम? इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में। डन। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन कर लिया जाता है। तो ये चीज आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस जगह ये यूज किया जाता है। मैम अभी आपने इतने सारे एप्लीकेशंस बताए, अब आप लोग मुझे बताओ क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होने वाले हैं। अब आप लोग मुझे बताओ। मैम बहुत सीधी सी बात है, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी मोलिक्यूल का साइज पता करना है आप इजीली पता कर सकते हो। यानी हम लिख सकते हैं टू द डिटर्मिनेशन ऑफ size of any
डीएनए मॉलिक्यूल, यानी अगर हमें कभी किसी डीएनए मॉलिक्यूल का साइज पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे मैम, आप इजीली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर सकते हो, है ना। तो हमने डीएनए मॉलिक्यूल के साइज का यहाँ पे पता कर लिया। और बताओ भाई किसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैम, पीसीआर प्रोडक्ट्स के एनालिसिस करने में आप यूज कर सकते हो, यानी हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट्स। अगर हमें कभी किसी भी पीसीआर प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैम इस टेक्निक का बहुत ही इजीली क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और बता दीजिए क्या करेंगे मैम, डीएनए के क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए भी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, यानी हम लिख सकते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डीएनए। डीएनए का साइज पता कर सकते हो, उसकी क्वालिटी पता कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी पता कर सकते हो। और भाई बता दो और इसके क्या क्या यूजेस हो जाएंगे मैम। उसके अलावा आप फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में इसका यूज कर सकते हो। सीआईडी तो सभी ने देखी होगी, डॉक्टर सालुखे को तो सभी जानते होंगे, तो उन्होंने भी इसका काफी ज्यादा यूज किया होगा। यानी जितने भी हमारे फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप लिख सकते हो यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। इन सभी जगह हम क्या करेंगे मैम, इन सभी जगह हम अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया सारी एप्लीकेशंस के साथ। तो हमारी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस डन हो गई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डन हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स capillary electrophoresis, and capillary electrophoresis is the last electrophoresis technique of your subject, of your syllabus। चलो हाँ जी, तो अभी हमारी जो अगली इलेक्ट्रोफोरेसिस आनी है वो क्या है मैम, दैट इज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैम, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस कर लिया, आपने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपके सिलेबस की आखिरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये। अब यहाँ पर क्या है मैम, देखो यहाँ पर ना तो हमारे पास जेल अवेलेबल होगा, ना तो यहाँ पर हमारे पास पेपर अवेलेबल होगा, जबकि यहाँ एक कैपिलरी यानी यहाँ पे एक नैरो ट्यूब आपके पास अवेलेबल होगा। याद करो जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम था, नैरो से ट्यूब के जैसा होता था। सिमिलरली यहाँ पे कैपिलरी का मतलब भी वही, आपका कोई ना कोई नैरो सा ट्यूब अवेलेबल होगा। उस इलेक्ट्रोफोरेसिस है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिफरेंस पक्का हो नहीं होना है, और यहाँ पर क्या होगा मैम, नैरो ट्यूब होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस होगा। और इस पूरी टेक्निक को क्या बोलते हैं मैम, इसको कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। अच्छा इसका में हम लिखेंगे क्या मैम, कैपिलरी इज अ टाइप ऑफ अ नैरो ट्यूब। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिलरी is a type of narrow electrophoresis या नैरो ट्यूब। हमारे पास कैपिलरी क्या होता है मैम, कैपिलरी एक पतला सा नैरो सा हमारे पास एक ट्यूब होगा विच इज एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज एम्प्लॉयड यानी जिसका यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ, बताओ जरा किसके सेपरेशन के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आपसे वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में डायरेक्टली सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए, डिफाइन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिफाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो बताना जरा किसका सेपरेशन हो जाएगा मैम, सेपरेशन ऑफ द सैंपल अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, यानी कि जो भी सैंपल होंगे वो अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेपरेट होने का काम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर द सेपरेशन ऑफ सैंपल बेस्ड ऑन देयर साइज, जो भी उनका साइज होगा उस बिहाफ पर ये क्या हो जाएंगे मैम, उस बिहाफ पर हम इनका बहुत ही इजीली सेपरेशन कर सकते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ सिर्फ साइज नहीं देखना है, साइज के साथ साथ आपको एक और चीज देखनी है, साइज एज वेल एज चार्ज रेशियो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप साइज तो देखोगे ही देखोगे, साथ ही साथ में आपको चार्ज रेशियो भी देखते रहना पड़ेगा। तो कोई भी सैंपल यहाँ पर अपने साइज और जितना भी उस पर चार्ज है उसी के आधार पर धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे होंगे, किसी भी नैरो ट्यूब का। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या बोलते हैं मैम, दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड एज अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। डन। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज मैं आपको हाईलाइट करवा के लिखना चाहती हूँ, अगर आपके पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो या फिर नॉन चार्ज या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हो, दोनों के ही सेपरेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी हाईलाइट है इस टाइप की टेक्नोलॉजी या टेक्निक की, कि ये वाली जो टेक्निक है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका आप यूज कर सकते हो किसी चार्ज्ड मॉलिक्यूल एज वेल एज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए भी। तो बता दो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मैम, आप इजीली लिख सकते हो कि इट इज यूजफुल
for the separation of, it is useful for the separation of charged and uncharged molecules. डन, ये चीज याद रखिएगा, और जब आप प्रेजेंट करेंगे तो इसको भी हाईलाइट करके प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, उसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख लीजिए। कौन सा पॉइंट? कि द सैंपल सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपिलरी ऑरिफिस को स्मॉल प्लग से कनेक्ट कर दिया जाता है। हम लिख देंगे द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपिलरी, यानी जो भी हमारा सैंपल होगा उसको किस में डाला जाएगा मैम? इस कैपिलरी यानी नैरो ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। तो द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपिलरी, चाहो तो अब इसको कैपिलरी बोल दो, चाहो तो नैरो ट्यूब बोल दो। डन, हमारा जो भी सैंपल होगा वो किसके अंदर होगा मैम? हमारे कैपिलरी, या फिर आप बोल सकते हो कि नैरो ट्यूब के अंदर होगा एज अ स्मॉल प्लग। डन, ये छोटा सा हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? दैट इज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम क्या कवर कर लेते हैं? अब मैम आप इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस हमें बता दीजिए कि जो हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। हालांकि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस से ज्यादा सवाल नहीं आते, सवाल आपके पेपर और जेल से ज्यादा बनते हैं। ये भी फिलहाल मैंने करवा दिया, अगर कोई भी सवाल आएगा आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। और उसके अलावा आप अपने पास से और भी ज्यादा चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात थी जो वो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ यहाँ पे। तो अब बात आई इसके एडवांटेजेस की। मैम एडवांटेजेस कितने होते हैं याद रखिएगा। हायर सेपरेटिंग एफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा सेपरेटिंग एफिशिएंसी वाली टेक्निक होती है, यानी इजीली किसी चीज को भी क्या कर सकती है मैम? सेपरेट कर सकती है। ये इसमें एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा क्या मैम? शॉर्ट एनालिसिस टाइम, यानी बहुत कम टाइम लगता है इसको एनालिसिस करने में, एकदम टाइम टेकिंग नहीं होती। तो अगला एडवांटेज क्या हो गया? अगला एडवांटेज आपका हो गया मैम शॉर्ट एनालिसिस टाइम, यानी बहुत ही कम टाइम में इसका क्या हो जाएगा? बहुत कम टाइम में मैम प्रॉपर एनालिसिस हमारा डन हो जाएगा। दिस इज नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस वाटर जनरेशन। डन, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? सॉरी, लेस वेस्ट जनरेशन। यहाँ पर इस पूरी टेक्निक में वेस्ट बिल्कुल नाम मात्र के बराबर जनरेट होगा। यानी अगला एडवांटेज क्या है? लेस वेस्ट जनरेशन। बहुत कम हमारा वेस्ट जो है वो यहाँ पर इस टॉपिक में यानी इस टेक्निक में क्या होता है? जनरेट होता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इन एडवांटेजेस के अलावा हम कुछ डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। कुछ कुछ बेटा डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है मैम बता दीजिए। देखो कैपिलरी ट्यूब जो है बेटा वो कैसा है मैम? कैपिलरी ट्यूब एक काफी छोटे से डायमीटर का है, यानी नैरो ट्यूब है। अब नैरो ट्यूब कितना ही बड़ा होगा? नैरो ट्यूब मैम जहां तक है इतना बड़ा होगा, यानी हमारा जो नैरो ट्यूब है इसका डायमीटर क्या है मैम? वेरी लेस डायमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस डायमीटर ऑफ नैरो ट्यूब। इस तरीके का कोई नैरो ट्यूब होता है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। अब क्योंकि यहाँ यूज होने वाले नैरो ट्यूब का डायमीटर बहुत कम है, इसकी वजह से इसका रेजोल्यूशन हमेशा प्रॉपर नहीं आता। तो हम यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं ड्यू टू नैरो साइज, या लिख सकते हैं हम ड्यू टू नैरो साइज ऑफ ट्यूब, जिसका हमारे पास डायमीटर कैसा है? बहुत ही लेस डायमीटर है। रेजोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर। रेजोल्यूशन या सेपरेशन कुछ भी बोल दो, कैसा होगा मैम? हमेशा प्रॉपर नहीं होता। तो ये एक इसका क्या हो जाएगा? ये मैम इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये ट्यूब है, ऑब्वियस सी बात है इसका डायमीटर काफी कम होता है, जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन होगा वो हमेशा प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं देगा। तो दीज आर सम काइंड ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक। अब एक बार जल्दी से मैं आपको पूरा वाइंड अप करा देती हूँ हमने आज के टॉपिक में क्या क्या खत्म किया है। छोटा सा टॉपिक था, छोटे से टॉपिक में कंप्लीट हमने फिनिश कर लिया है। सबसे पहले मैंने आपको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया, कुछ हाईलाइट बता देती हूँ। यहाँ फिल्टर पेपर का यूज करोगे जिसको बफर के साथ मॉइस्चर करके रखोगे, फिर उसके सेंटर पे क्या करोगे? सैंपल की स्पॉटिंग करोगे। देन धीरे धीरे सैंपल क्या होंगे मैम? धीरे धीरे सैंपल माइग्रेट करना शुरू करेंगे एंड हमें पता चल जाएगा सैंपल किसका है बेसिकली। एंड और एक और चीज यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा मैम? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही ये रिएक्शन होगी, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड
दिस विल वर्क ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जो भी पॉइंट्स थे पेपर के बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस, सीरम एनालिसिस, मसल प्रोटीन, एक्ट प्रोटीन, इन सभी के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। देन आया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई है ही, लेकिन यहाँ फिल्टर पेपर का यूज ना करके हम एक जेल का यूज करते हैं। जेल यहाँ पर एक सपोर्टिंग मीडियम की तरह रहता है। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? सबसे पहले तो मैम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड के बीच में। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड किस किस के होते हैं मैम? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के होते हैं। उस टैंक में क्या होता है मैम? उस टैंक में होता है एरोसोल जेल बायोमोलिक्यूल्स के साथ, और इसी के आधार पर हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इनके साइज के बेसिस पर क्या हो जाएगा मैम? यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं मैम? बायोटेक के लेबोरेटरीज में इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डन। उसके अलावा इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे मैम? बहुत सारे डीएनए के साइज के उनको के अलॉन्ग उनको डिटरमाइन करने में, सेपरेशन करने में, उनका पीसीआर प्रोडक्ट्स के एनालिसिस में, इन सभी जगह पे आप इनका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। देन हमने देखा अपनी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर ना जेल लेंगे ना पेपर लेंगे, कैपिलरी नैरो ट्यूब लेंगे। डन। सैंपल अपना उसमें डालेंगे एंड सीधा सीधा एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस रहेगी ही रहेगी। यहाँ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कैपिलरी ट्यूब यानी जो नैरो ट्यूब होता है, इसका डायमीटर काफी कम होता है, जिसकी वजह से इसके रेजोल्यूशन यानी सेपरेटिंग टेंडेंसी में थोड़ी थोड़ी गड़बड़, थोड़ी थोड़ी दिक्कत बेटा आने के चांसेस रहते हैं। तो दीज आर सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सम काइंड ऑफ टेक्निक्स जो हमने आज वाइंड अप कर ली है। इसी के साथ साथ आपका पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा खत्म हो जाता है। बेसिक सारा कुछ हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज हमने पेपर, जेल, कैपिलरी तीनों टेक्निक्स बहुत इजीली खत्म कर ली एंड दैट इज इट फॉर दिस टॉपिक। अब इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा, क्या आपको मजा आया आज पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच and stay tuned.